साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रही होगी। इसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए कल के बारे में अगर हम बात करें, अपने टॉपिक की ओर चलने के पहले आपको ये ज़रूर बोलना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, तो चलें हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले मैंने आपसे किस बारे में चर्चा किया हुआ था, इसके बारे में आपसे 2 मिनट में हम आपको ब्रीफ कर पाते हैं। तो हमने कल हमने आपसे चर्चा किया हुआ था हुमायूं के प्रमुख अभियान कौन कौन से थे। तो हुमायूं के प्रमुख अभियानों के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था। तो पहला अभियान कौन सा था? पहला अभियान उसने कालिंजर पर अभियान किया था, जिसमें कि वो सफल हुआ था। इसके बाद में दूसरा अभियान कौन सा था? दोहद या दोहरिया का अभियान किया हुआ था, इसमें भी यह सफल रहा। फिर इसके बाद में गुजरात और मालवा पर भी जो है इसने अभियान किया था, जहाँ का शासक बाज बहादुर था, यहाँ पर भी यह सफल रहता है। फिर इसके बाद में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था शेर शाह के मध्य और हुमायूं के मध्य संबंध कैसे रहे, उसके बारे में चर्चा किया आपसे। फिर मैंने आपसे चर्चा किया था कि उसने चुनार का घेरा डाला, किस तरह से, कितने दिन तक, कितने लंबे समय तक ये चुनार का घेरा डाल करके रखता है। एटलीस्ट वो जो है चुनार के घेरा को डालने में वो सफल भी होता है, उसमें घेरा डालता है और उसमें सफल भी होता है। फिर इसके बाद में होता है चौसा का युद्ध। इस चौसा के युद्ध में जो है ये जो इसकी हार होती है, किसकी? हुमायूं की हार होती है। यानी कि कहने का मतलब है पूर्ण रूप से ये जो है इसको विजय नहीं प्राप्त होती है, और अफगानों से इसको असफलता इस तरह से मिलती है कि इसी युद्ध में ये गंगा नदी में कूद जाता है, और ये शेर शाह सूरी से जान बचाने के लिए, और गंगा नदी में कूदने के बाद में एक निज़ाम नामक भिश्ती होता है, इसकी जान बचाता है, और इस निज़ाम नामक भिश्ती को पुरस्कार के रूप में ये आधे दिन के लिए क्या बनाता है? शासक बनाता है। ओके, और इसी चौसा के युद्ध में जो है शेर शाह सूरी खुद के नाम का खुतबा पढ़वाता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया हुआ था। फिर इसके बाद में आता है कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध। ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के आता है इसके समक्ष। वो समस्या क्या होती है कि इसी युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, एक बार शासन सत्ता मुगलों के हाथ से लेकर से पुनः अफगानों के हाथ में चली जाती है। ओके, और इसके बाद में हुमायूं, इसी युद्ध के बाद हुमायूं जो है अपने साम्राज्य यानी कि साम्राज्य से विहीन हो जाता है, और इसको दर दर भटकना पड़ता है, और पुनः अपने इसके जो पैतृक होते हैं अपने वतन की ओर उसको पुनः वापस जाना पड़ता है। खैर, हुमायूं इन परिस्थितियों से डरता नहीं है और डर करके मुकाबला करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है हुमायूं ने डर करके मुकाबला किया, और एटलीस्ट जो है 1556 में एक बार वो पुनः जो है मुगल साम्राज्य प्राप्त करता है। देखिए, हुमायूं के समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, इसी तरह से हमारे समक्ष भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि हम उसका फेस किस तरह से कर रहे हैं। उस जो हमारे सामने संघर्ष है उसका हम चैलेंज किस तरह से उसको दे रहे हैं, किस तरह से उसका सामना कर रहे हैं। कोई भी कठिनाई छोटी या बड़ी नहीं होती है, उसको बड़ा हम बनाते हैं। अगर हम उसका बहुत बहादुरी से उसका सामना कर सकते हैं, और उसके प्रति हम अपने आप को खुद को सोचने के लिए मजबूर कर दें कि नहीं, हमें इस कठिनाई का सामना कैसे करना है, तो हमारे समक्ष कोई ना कोई उस समस्या का सॉल्यूशन निकल जरूर आता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि कोई भी समस्या हो उसका सामना करिए, डट करके मुकाबला करिए, बल्कि भागिए नहीं उसको छोड़ करके, क्योंकि आप जितना भगेंगे आपकी जो समस्याएं हैं आपके समक्ष और ज़्यादा क्रिएट होंगी, और आपको समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी कठिनाई का सामना डट करके करिए, उसमें जो है मुंह मत चुराइए, और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर एक कोई भी कठिनाई है उसके लिए जो है आप लोग हमेशा तत्पर रहिए। ओके,
तो चलिए, खैर ये सारी बात की बातें हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कल हमने लास्ट में आपसे चर्चा किया हुआ था, हम पहुंचे थे कन्नौज का युद्ध या फिर बेलग्राम का युद्ध। इस कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब इसके आगे की कहानी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं ने 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। ये हुमायूं जो है मुगल काल का ऐसा शासक था जिसने जो हुमायूं है ये मुगल काल का ऐसा प्रथम शासक था जिसने पहली बार जो है राज्याभिषेक कितनी बार करवाया? इसने 2 बार करवाया है। ये पहला ऐसा मुगल शासक है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। इसका रीजन क्या था कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद में ये जो है हुमायूं गद्दी पर बैठता है और 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक शासन करता है और 1540 ईस्वी में ही कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है। और इस कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में एक बार जो मुगल सत्ता होती है वो मुगलों के हाथ से अफगानों के हाथ में पुनः चली जाती है। ये प्रक्रिया 15 वर्ष तक चलती है और इसके बाद में ये हुमायूं जो है प्रयासरत रहता है अपने साम्राज्य को पाने के लिए। और उसके बाद में एटलीस्ट 1555 ईस्वी में हुमायूं अपनी समस्याओं से निजात पाया और 1555 ईस्वी में पुनः अपने साम्राज्य को अफगानों से जो है प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से पहले इसने 1530 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया, फिर इसके बाद में जब ये जीतता है अफगानों से अपने साम्राज्य को जीतता है तो 1556 ईस्वी में इसने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कन्नौज के युद्ध के बाद में जो है 15 वर्ष तक इसने निर्वासित जीवन बिताया। इसी के बाद में 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा होता है सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? एक होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा होता है सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में होता है जिसमें हुमायूं विजित होता है। और इसके बाद में सरहिंद का युद्ध कब होता है? 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें जो है हुमायूं क्या करता है? इसमें हुमायूं सिकंदर सूर को पराजित कर देता है और सिकंदर सूर को पराजित करने के बाद एक बार पुनः दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना फिर से करता है। ओके, कौन से युद्ध महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं इस जगह? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये दोनों महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही युद्ध जीतने के बाद दिल्ली पर पुनः एक बार फिर से मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। ओके, फिर इसके बाद में 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बनता है और आगरा पर अधिकार कर यहाँ का सूबेदार अकबर को बनाता है। कहाँ का सूबेदार? आगरा पर जब ये जीत जाता है मुगल साम्राज्य दिल्ली पर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद ये 23 जुलाई 1526 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराता है और राज्याभिषेक कराने के बाद में आगरा पर अधिकार कर लेता है। और इस आगरा का सूबेदार किसको बनाता है? तो इस आगरा का सूबेदार अकबर को बनाता है। ओके, और अब हम बात करेंगे कि जब ये गद्दी पर बैठता है 1556 ईस्वी में तो कुछ महत्वपूर्ण शासक होते हैं। कहाँ के जो इसके समकालीन शासक होते हैं इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम दोआब और संभल का क्षेत्र ले लेते हैं कि यहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था इब्राहिम खां सूर हुआ करता था। ठीक है, और इसके बाद में बिहार से शासन कौन कर रहा था? तो बिहार से आदिल शाह सूर शासन कर रहा था। वहीं पर बंगाल में कौन कर रहा था शासन? तो मोहम्मद खां सूर कर रहा था। और मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक बाज बहादुर था। ठीक है, तो ये हुमायूं के वो समकालीन शासक हैं जो एक बहुत बड़े उस समय पावरफुल शासक हुआ करते थे, जो कि इसके समकालीन शासक थे। ओके, फिर इसके बाद में
इस तरह से जो है हमने आपसे डिस्कस किया क्या कि 1555 ईस्वी में हुमायूं जो है अफगानों से साम्राज्य को प्राप्त करता है और ये अपना राज्याभिषेक कराता है। अब हम बात करेंगे हुमायूं के अंतिम जीवन के बारे में। तो हुमायूं के अंतिम जीवन के बारे में अगर हम बताएं तो जो दूसरी बार जब ये गद्दी पर बैठा है तो दूसरी बार गद्दी पर बैठने के बाद ये बहुत दिन तक शासन नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष तक ही लगभग शासन कर पाता है। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 15 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह नगर के शेर मंडल में एक पुस्तकालय था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर हुमायूं गिर जाता है और एटलीस्ट हुमायूं की जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं लेन पुल, इन्होंने कहा है, एक कथन कहा है हुमायूं के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इनका कथन क्या है? इनका कथन है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है। ओके, तो लेनपुल का कथन क्या है कि हुमायूं पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा, एटलीस्ट लड़खड़ाते हुए ही इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। फिर इसके बाद में अब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु की सूचना 17 दिन तक गुप्त रखी जाती है। वो 17 दिन तक गुप्त क्यों रखी जाती है? तो इसका रीज़न ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हुमायूं की मृत्यु का समाचार चारों तरफ फैल जाए और जिससे कि अकबर के राज्याभिषेक में जो है निर्विरोध अगर प्रारंभ हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हुमायूं की मृत्यु का समाचार अभी गुप्त रखा जाए और इसके बाद में जब अकबर का राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये सारी सूचना जो है बाद में दे दी जाएगी। तो विरोध होने की संभावना थी, इस वजह से हुमायूं की मृत्यु की सूचना नहीं फैलाई गई थी। ओके, अब इसके बाद में हुमायूं, अब हम जानते हैं कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब इसका मकबरा कहाँ पर है? तो इसका मकबरा दिल्ली में है। और मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में, हमने आपसे पूछा था कि बाबर का मकबरा कहाँ है। ओके, बाबर को कहाँ पर दफनाया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके, फिर इसके बाद में इसका आंसर हम कल आपको देंगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि इसका मकबरा कहाँ पर था? इसके मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया गया। किसने करवाया? इसकी पत्नी थी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने इसके मकबरे का निर्माण कराया और इस मकबरे को क्या उपाधि दी जाती है? ताजमहल का पूर्वगामी। क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी। या एक नाम और है, वो कौन सा है? एक वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश। क्या कहा जाता है? या तो इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ये पहला नाम है। दूसरा नाम क्या है? एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश, इसके नाम से भी जाना जाता है। किसको? इस हुमायूं के मकबरे को। ओके, अब इसके बाद में हुमायूं के बारे में अगर हम बात करें तो हुमायूं ने अगर टोटल मिला करके यानी कि 2 बार इसने शासन किया, 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो नाम अकेले है कि 2 बार शासन किया या 2 बार राज्याभिषेक कराया, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये शासक नहीं रह सका। क्योंकि जब 1530 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा है तो उसने कुछ 9 ईयर्स और 6 मंथ अप्रॉक्स करके इस तरह से शासन कर पाया। और इसके बाद में जो है जब दूसरी बार 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है 1555 में, तो महज मेरे हिसाब से 5 या 6 महीने ही शासक बन पाया है। तो इस तरह से अपने पूरे समस्त साम्राज्य में ये समय शासन काल के दौरान ये जो है 10 वर्ष तक ही दिल्ली का क्या रहा, शासन रहा। ठीक है, लेकिन शासन किया इसने, लेकिन इसका समय अधिकतर निर्वासन जीवन में ही इसका व्यतीत हुआ था। ओके, तो ये था क्या हुमायूं के बारे में, यानी कि हुमायूं के अंतिम समय तक किस तरह से इसने संघर्ष किया और कैसे इसकी मृत्यु हुई, व इसका मकबरा कहाँ पर बनवाया गया, किसने इसके मकबरे का निर्माण कराया, इस समस्त चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आएंगे क्या हुमायूं की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं
और इसमें आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो आने वाला लेक्चर है आप लोग इसको अटेंड करने से मत चूकिएगा, क्योंकि कल का जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप लोग कल का सेशन ज़रूर देखिएगा और आज वाले सेशन में भी इंजॉय करिए। और आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन कल नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी हम समय के साथ सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सिर्फ आपको ज़रूरत क्या है, समय के साथ रिवीजन करने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। ओके, तो बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।